जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो परिचर्चा आपसे चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए हम आपके साथ में रिवीजन की राह, जी हां, रिवीजन की राह सीरीज को लेकर के आए हैं। इसमें हम आपके साथ में इंडियन पॉलिटी और उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी, इसके साथ साथ हिस्ट्री को हम क्या है कवर कर रहे हैं। सर हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक उसके 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। आपको हमारा पठन पाठन का तरीका ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले हम आपके साथ में टॉपिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर करते हैं, और ये क्लास बिगिनर और एडवांस दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। ये पॉलिटी का पार्ट नंबर आपका 5 है। इसके अलावा 1 से 2 पार्ट और आएगा, फिर आपकी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी। इट इज क्लियर। इन सब के अलावा विजन जो हम आपके साथ में टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा और मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं इसके बारे में। तो ये हम इंडियन पॉलिटी आपसे कवर करेंगे इस क्लासेस में। आज क्या पढ़ेंगे सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, कई विद्यार्थी होंगे जो न्यू एस्पिरेंट्स होंगे, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए एक्चुअली है क्या, हम आपके साथ में इस क्लासेस के माध्यम से आपका कंप्लीट क्या कर रहे हैं, जीएस को रिवीजन करेंगे। जीएस कंप्लीट रिवीजन करेंगे। सर उसमें क्या क्या होगा? उसमें हम आपके साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और इन सब के अलावा मैपिंग, व साथ ही साथ हम आपके साथ में साइंस एंड टेक भी डिस्कस करेंगे। सर जो करंट अफेयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है यूपीएससी की परीक्षा में, उसके लिए आपने क्या किया है? उसके लिए हम मॉर्निंग में 8 बजे, मॉर्निंग में सुबह डेली बेसिस पर 8 बजे हम आपके साथ में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, यहां पर जो भी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए रिलेवेंट टॉपिक होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, उनको हम लेकर के आते हैं और डिस्कस करते हैं। हमारे पठन पाठन का तरीका ऑलरेडी आपको पता है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उस पर आधारित जो भी पीवाईक्यू आपके होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं मेंस के और प्रीलिम्स के, हम करंट अफेयर में आपसे वहां पर आंसर राइटिंग भी बताते हैं। इन सब के अलावा हमारी शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर, शाम को 7 बजे क्या होती है, क्लास आपकी चल रही है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, डिस्कस करते हैं। डेली बेसिस पर 7 बजे आपकी क्लास होती है। क्लियर। साथ ही साथ अगर हम देखें, आपका एक सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है सीसैट। सीसैट, जी हां आपने सही सुना। देखिए सीसैट में क्या है, सीसैट में आपसे क्या है, 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें मैथ है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। तो हमने रीजनिंग आपकी कंप्लीट कर ली है, उसको आप देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहां से आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। क्लियर। लेकिन सर बात तो आपकी सब कुछ ठीक है, क्या इसके लिए कुछ प्राइज लगता है? जी नहीं, उसके लिए केवल आपका प्यार चाहिए हमें। उसके लिए आपको केवल सब्सक्राइब कर लेना होता है, वीडियो को लाइक कर देना होता है और अपना फीडबैक देते हुए चलना होता है। और हो सके तो जितना हो सके सपोर्ट कैसे कर सकते हैं सर हम? आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितना हो सकता है सब इसको शेयर करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। क्लियर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे इस क्लासेस में, वो पॉलिटी की क्लास है। तो आइए आप समझ लेते हैं, पॉलिटी पर सीधे आ जाते हैं। क्लियर। यहां तक हमें क्या था, इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या थी, बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। देखिए अब तक पॉलिटी में हमने जो आपसे कवर किया है वो सर क्या क्या किया है, एक बार उसके बारे में बता दे तो थोड़ा अच्छा होगा सभी विद्यार्थियों के लिए। हमने संविधान की जो विकास यात्रा है वो भी आपसे देख ली है। क्लियर। ये 5वां पार्ट है इसका, अब तक हमने 4 पार्ट ले लिए हैं। उसके साथ साथ विकास यात्रा देख ली है, पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है,
उन सब के अलावा संविधान का भाग 1 भी देखा है। कितने भाग देख लिए सर अब तक हमने देखा है भाग 1 देख लिया है, भाग 2 देख लिया है, भाग 3 देख लिया है, भाग 4 देख लिया है और आज हम भाग 5 की तरफ आपसे बढ़ रहे हैं। इसका ऑलरेडी एक पार्ट हो गया है। क्लियर? क्या सर आपने प्रस्तावना भी कर ली है? बिल्कुल, हमने प्रस्तावना भी आपसे डिस्कस कर ली है। इन सब के अलावा बहुत कुछ आपसे डिटेल्स में हमने चीजें जान ली है। सर आज की जो क्लास है, आज की ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और ये खासतौर पर आज हम संसदीय व्यवस्था, ठीक है, किसके बारे में? संसदीय व्यवस्था और इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट्स, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जो विधेयक होते हैं, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, उन सभी के बारे में कंप्लीटली हम आपके साथ में एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के साथ साथ हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे जानेंगे कि इस पर यूपीएससी ने अब तक जो क्वेश्चन पूछे हैं। तो बस आपको अब क्या है, एक 4A साइज का पेपर लेकर के बैठ जाना है। हम इसमें भारत की जो राज व्यवस्था, लक्ष्मीकांत की ये जो किताब है, इसी को हम कंप्लीटली एक आधार बेस बनाकर के चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर आप चले जाइएगा, इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। 1-2 सेशन लाते हैं या फिर मैराथन लेकर के आ जाते हैं बड़ी से बड़ी, और उसमें केवल आपको रिवीजन करवाते चले जाते हैं। रिवीजन एक्चुअली क्या है, वो पढ़ देता है टीचर वहां पर आपको, और आप बस उसको बैठ करके सुनते हैं। लेकिन हमारी क्लास में आपको डेडिकेशन के साथ में चीजों को सुनना होता है। 4A साइज की पेपर और पेन पेंसिल लेकर के रखनी होती है और उसके साथ आपको चीजें सुननी होती है और नोट डाउन करनी होती है। प्लस आपको क्या करना होता है, इसमें जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो उनका भी आपको आंसर देते चलना होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए देखिए, आइए देखिए, अब तक हमने संसदीय व्यवस्था के बारे में ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब बात करेंगे केंद्र की सरकार। देखो एक्चुअली है क्या, अगर आप केंद्र की सरकार की बात करते हैं, सर ये जो केंद्र शब्द है क्या संविधान में वर्णित है? तो पहली बात ध्यान रखना, आपके भारतीय संविधान के मध्यस्थ है, भारतीय संविधान के मध्यस्थ है, आपको केंद्र शब्द नहीं मिलेगा, ये ध्यान में आपको रखना है। केंद्र शब्द का आपको यूज नहीं करना है। यहां पर केंद्र बिंदु का मतलब होता है कि संघ की सरकार। क्या होता है सर? संघ की, यह सरकार के रूप में आपको यूज किया जाता है। केंद्र सरकार मतलब कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखो संघ की बात करता है, यहां पर केंद्र की बात नहीं करता है। क्लियर? तो केंद्र सरकार जो आपको देखने के लिए मिलेगी, संविधान का जब भाग आप 5 पढ़ते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें सर क्या क्या हम पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे खासतौर पर हम जानेंगे संसद के बारे में, संसद के बारे में हम जानेंगे, संसद के बारे में जानेंगे और संसद के जो अंग है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ठीक है, इस सब के अलावा प्रेसिडेंट्स हो, उन सब के अलावा जो भी केंद्र में बैठे प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री परिषद हो, जो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं वो हो, इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार जो आपकी केंद्र में बैठी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, उन पार्ट्स के बारे में हम चीजों को आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो संघ की जो कार्यपालिका आपको देखने के लिए मिलती है, क्या मिलती है? संघ की कार्यपालिका। देखिए संघ की कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में ही इंक्लूड होता है कि कार्य करने की क्षमता। कार्यपालिका मतलब कि इसमें कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो काम करेंगे। तो संविधान के भाग कहां पर मिलेगी? संविधान के भाग आपको 5 में मिलेगी। और आर्टिकल की अगर हम बात कर लें, अनुच्छेद आपका 52 से 151 तक, इसके बारे में वर्णित आपको कहां मिलेगा? संविधान में देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज क्लियर? तो संविधान में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो कार्यपालिका अगर आपसे पूछे तो प्रीलिम्स में यहां से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। संघ की जो कार्यपालिका होती है, अगर इसके हम तत्वों की बात कर ले तो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे सर? देखो इसमें 3 आपको पढ़ने होते हैं मोस्टली इंपोर्टेंट। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं इनको? राष्ट्रपति बोलते हैं। उसके बाद आपको पढ़नी होती है इसके अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या होती है? मंत्री परिषद आप पढ़ते हैं। और कैबिनेट मंत्री, ये आपको पढ़ने होते हैं। इसी में आ जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। इट इज क्लियर? यहीं पर आपको पढ़ना होता है अटॉर्नी जनरल। इट इज क्लियर? तो ये सब आपको मिलेंगे। इसी में आपको लोकसभा स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहीं पर आपको उपराष्ट्रपति देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको क्या है, ये जो आपकी संघ की कार्यपालिका है इसमें देखने के लिए मिलेंगी।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है जरा उसको भी हम जानते हैं। इसके अंतर्गत, इसके मध्यस्थ है, आपको कौन कौन शामिल होता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो पहले इसमें राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं सर? राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के बाद में मंत्री परिषद आती है। फिर भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और फिर आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं। ये जो सभी हैं, ये सभी क्या हैं? आपके मोस्ट हैं। ये सभी क्या हैं? आपके लिए मोस्ट है, और यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 पर राष्ट्रपति को, दूसरे में उपराष्ट्रपति को, और तीसरे में प्राइम मिनिस्टर को, चौथे में मंत्रिपरिषद को, और पांचवें में भारत की जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, और फिर उसके बाद में 6 नंबर पर जानेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग के बारे में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति है, मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए ध्यान रहे और आप इसी से क्या है चीजों को कंप्लीटली तरीके से समझते चले। बोले सर क्या ट्रिक है? तरह बताइए हमें भी, हम भी जाने आपकी ट्रिक। देखो, कई बार क्या होता है विद्यार्थियों के जीवन में, विद्यार्थियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटी में जो होती है वो होती है कि सर ये जो आर्टिकल होते हैं इनको कैसे याद करना होता है। ये एक प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है, और आजकल यूपीएससी ने क्या है क्वेश्चन के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसने फैक्ट भी आपकी चेक करना स्टार्ट कर दिया। ये यूपीएससी ने अपना एक नया ट्रेंड, मतलब कि आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो उसमें देखने के लिए आपको मिल जाता है। एक्चुअली है क्या, हम देखो नॉर्मल सी बात है, हम आर्टिकल 1 से 51 तक तो चीजें हम एकदम याद कर लेते हैं सर। बिल्कुल सर, आपने सही किया, ये एकदम बात सही है। आर्टिकल 1 से 51 तक हमें विशेषतः चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन ऊपर के जो मोस्ट आर्टिकल है वो याद नहीं होते। अब जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को लेकर के एक ट्रिक है, आप उसको याद में रखेंगे। ट्रिक क्या है बता दीजिए सर? केवल इस ट्रिक को याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं, निर्वाह कार्य यो समा। निर्वाह कार्य यो समा। बोले सर ये तो इजी है। बिल्कुल, निर्वाह कार्य यो समा का मतलब है कि देखो, संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं, संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं 52। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा। वहीं इसी का भाई है एक आर्टिकल जो आपको मिलेगा, आर्टिकल 53। वो कहता है कि संघ की कार्यपालिकाएं शक्ति क्या होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगे। तो 52 में क्या है? भारत के एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा, उसके साथ साथ और इसका एक प्रमुख भी होगा। इन सब के अलावा 53 में कहते हैं कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब जरा समझना, अब आता है अनुच्छेद आपका 54, उसके बाद आता है 56, उसके बाद में आता है आपका 58, और उसके बाद में आता है आपका 60, और फिर आता है एक 61। बोले सर आपने तो आर्टिकल ही लिख दिए। बोले बिल्कुल। अब देखो है क्या, ये जो निर्वाह है, निर्वाह से आता है निर्वाचन। तो निर्वाचन आपको कहां पर मिलेगा? संविधान के आर्टिकल आपको कहां मिलेगा? संविधान के आर्टिकल आपको 54 में मिलेगा। तो निर्वाह कार्य योजना। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में चीजों को बताया गया है, तो 5 वर्ष का होता है। क्लियर? निर्वाचन उनका आप देखोगे अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। उसमें खासतौर पर जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, राज्य के विधानसभा के हो, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और लक्ष्य आपका लद्दाख के हो, ये इसमें शामिल होते हैं। संविधान के आप देखोगे अनुच्छेद जो आपका 58 है, इसमें बताया गया है उसकी योग्यताएं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इन सब के अलावा पागल और दिवालिया ना हो, क्रिमिनल ना हो, मतलब कि अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, इसकी बात कही गई है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है जब से ये शपथ ग्रहण कर लेते हैं। अब यहां पर 2 शब्द लिए हमने, स और मा। सा जो यहां पर लिया है हमने, इसमें है शपथ, ओथ की बात की गई है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 60 है वो कहता है राष्ट्रपति की शपथ। शपथ कौन दिलाते हैं सर? इनको दिलाते हैं सीजीआई। सीजीआई कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, सर्वोच्च। अभी कौन है सर? अभी देखो कई एकदम जजेस क्या हुए हैं? परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, कई जजेस परिवर्तित हुए हैं। उनके साथ साथ अगर हम देखें, मां से जो बात है यहां पर महाअभियोग की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है सर? महाअभियोग।
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोविजन भी रखा गया है आर्टिकल 61 में। तो बोलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, निर्वाह कार्य योजना। निर्वाह से हो जाएगा निर्वाचन आर्टिकल 54 में, कार्य से हो जाएगा कार्यकाल, मतलब कि जो उनका कार्यकाल होता है 56 में, योग्यता 58 में और शपथ 60 में, और आगे जाकर के माह है तो आप देखोगे 61 में आपका महाभियोग लग जाता है। तो राष्ट्रपति का प्रोविजन अगर आपसे पूछा जाता है तो केवल इस ट्रिक से ही आपका क्या हो जाता है, कंप्लीटली काम चल जाता है। तो आइए अब देखते हैं इसमें हमारी टीम ने क्या क्या चीजों को डाला है और कौन सी इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। देखो, संविधान का अनुच्छेद भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति तो होगा लेकिन ये देश का क्या है, प्रथम नागरिक भी होगा। कौन होगा, प्रथम नागरिक होगा और देश का प्रमुख होगा, यहां तक कि सारे कार्य। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। होता है क्या है, हम देखो, हम आपको प्रैक्टिकली चीजें पढ़ाने में थोड़ा सा बिलीव ज्यादा करते हैं। इन्होंने कहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। सर समझ में नहीं आया, कैसे? जब भी कोई भी आपका राष्ट्रीय, ओके इधर लिख देते, जब भी कोई आपका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कोई भी कार्य होता है तो वो किसके तहत होता है, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। आपने कई बार देखा होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या फिर कोई भी अतिथिगण आते हैं विदेशों के, दूसरे देशों के, और उनके साथ में हमारे कोई एग्रीमेंट होते हैं, तो उन एग्रीमेंट में, उन समझौतों में राष्ट्रपति के सामने बैठ करके, अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्योंकि हम ये क्लास आपकी 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हम नवंबर में कर रहे हैं, जो कि आज है आपकी 19 नवंबर। क्लियर? तो है क्या, खासतौर पर अभी वर्तमान में जो देश की राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो अगर कोई भी मान लीजिए आएगा, बेड़ा कोई भी आता है दूसरे देश से और कोई ऐसा काम करना है कि समझौते का है, तो उस स्थिति में उनके साथ में प्रेस वार्ता होती है और वहां पर वो सिग्नेचर दोनों व्यक्ति करते हैं, इधर से भारत के राष्ट्रपति और उधर से उस देश के जो भी व्यक्ति आए हुए तो हैं, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर कोई उनके द्वारा भेजा गया नागरिक हो। क्लियर? उसके साथ साथ अगर हम देखें निर्वाचन क्या होता है, इनके निर्वाचन की बात कर ले तो संविधान का अनुच्छेद जो आपका 56 है, अनुच्छेद 56 में निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। बिल्कुल। और इनके निर्वाचन में क्या होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, भारत के नागरिक नहीं बल्कि भारत के द्वारा, जो नागरिकों के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा चुने गए जो आप देखोगे एमपी होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनको कहा जाता है, तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इन सब के अलावा यूटीज के कुछ, जैसे इसमें आप कर सकते हैं दिल्ली, उसके साथ साथ आप कर सकते हैं पुडुचेरी, और उसके बाद आप करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये भी क्या है, यहाँ के नागरिक भी, मतलब कि जो मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ध्यान रखना है आपको कैसे होता है, निर्वाचित सदस्य इसमें सबके सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अभी क्या है, जम्मू कश्मीर के भी इसके अंतर्गत आपको क्या है, शामिल कर लिए गए हैं, वहां से भी कुछ मेंबर्स को क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो ध्यान में रखना, यहां पर क्या कंफ्यूज करता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन की प्रोसेस होता है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, वहां पर जाकर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उसमें कंफ्यूज कर देता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सभी व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ के सभी व्यक्ति, संसद के सभी पर्सन, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उसमें उसके निर्वाचन में, बाय प्रेसिडेंट्स के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें नॉमिनेट सदस्य भी होते हैं और इलेक्टेड भी, लेकिन केवल और केवल उसमें संसद के होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में सब निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुन करके जाते हैं, नॉमिनेट कोई सदस्य नहीं उसमें पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें, संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्तें रखी गई है, जो हमने आपको पहले ही बताया। पहली शर्त क्या है, भारत का उसको क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त हमारी ये होती है कि वो क्या हो, भारत के आप देखोगे नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक मतलब
भारत में जो नागरिकता है वो संविधान के भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और 5 प्रकार से भारत में नागरिक बन सकता है, 5 प्रकार से। किससे सर? पंजीकरण से, देशीकरण से, ठीक है, वंश से, जन्म से, और यदि कोई राज्य को, क्षेत्र को, विस्तार को क्या है भारत में विलय कर लिया जाता है तो उससे। आयु की बात कर लें तो आयु इनकी कितनी है? 35 वर्ष रखी गई है। बोले सर देखो, लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है वो कितनी उसके वर्ष रखी गई है? 25 वर्ष है। तो सर यहां पर 35 क्यों? क्योंकि थोड़ा सा व्यक्ति जब देखो होता क्या है, युवा अवस्था में जो पर्सन होते हैं, आपने एक देखा होगा, आवश्यक रूप से ये जाना भी होगा, महसूस किया होगा, जैसे कि आप यंग हैं, कि सर मैं अधिकतर देखता हूं जो लोकसभा में स्पीकर हों, भारत के राष्ट्रपति हों, वो ऐसे व्यक्ति ही क्यों होते हैं जो ओल्ड एज हो चुकी है, जिनकी उम्र 50 के आसपास है, 45 प्लस के वो पर्सन है, वो क्यों भारत के ऐसे पदों पर जाते हैं, सर्वोच्च पदों पर जाते हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी आप देखोगे उनकी भी 40, 45, 50 है, वैसे तो 25 वर्ष है। बिल्कुल, ये क्योंकि एक संवैधानिक पद होते हैं, बड़े ही सेंसिटिव पद होते हैं। इनके मुख से और इनकी कलम से एक भी अगर शब्द आप देखोगे इधर उधर होता है तो केवल वो उनके मुख से नहीं बल्कि देश के मुख से होता है, वो देश की कलम से होता है। तो होता क्या है, जब हम यंग होते हैं, जब हम 25 के होते हैं, 20 के होते हैं, 21 के होते हैं, या फिर हम 30 तक होते हैं, तो उस समय क्या है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर क्रोधित बहुत होता है, उस समय भरा हुआ क्रोध होता है, हम एकदम यूथ होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी जिस लेवल की होती है आप समझ नहीं सकते। क्लियर? मतलब कि कुछ भी करने की क्षमता हमारे अंदर उस समय होती है। लेकिन जैसे ही हम 30 प्लस के चले जाते हैं तो जो हार्मोन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, वो एग्रेसिव जो हार्मोन्स हैं वो कम होना शुरू कर देते हैं। तो उसके अनुसार व्यक्ति थोड़ा सा काम 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 होना शुरू हो जाता है, मतलब कि शांत स्वभाव का व्यक्ति आपको प्रतीत होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। इसलिए अधिकतर उच्च पदों पर जो पद मिलते हैं वो ऐसे ही व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनको गुस्सा आता है लेकिन उनमें जो कंट्रोल करने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा होती है, और कई बार नहीं हो पाता है तो आपने देखा होगा उनको हटा दिया जाता है पद से। तीसरा है इसमें कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य मतलब कि 25 वर्ष से तो आयु होनी चाहिए, और जो भी उसका प्रोविजन रखा गया वो सारी चीजें। लाभ का पद धारण न किया हो, ये लाभ का पद भारतीय संविधान में कहीं पर भी इसको व्याख्यात नहीं किया गया है। जरा समझना, देखो लाभ के पद की अगर हम बात कर लें, लाभ के पद का यहां पर यह है प्रॉफिट ऑफ ऑफिस इसको कहा जाता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस इसको कहा जाता है। एक्चुअली है क्या, संविधान में केवल इतना बताया गया है, संविधान में केवल इतना बताया गया है आपके कि राष्ट्रपति, बाई प्रेसिडेंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव जो आपकी असेंबली है, MLA, ठीक है, और इन सब के अलावा राज्यपाल मतलब कि गवर्नर या CJI, अगर कोई व्यक्ति इन पदों पर है तो ये क्या है, लाभ के पद नहीं है, ये लाभ के पद नहीं है। तो फिर सर क्या है लाभ का पद? लाभ का पद होता है जहां से व्यक्ति को डायरेक्टली कोई इनकम प्राप्त हो रही हो, जहां से जैसे मान लीजिए कोई क्या है, कोई बिल्डर है, कोई ठेकेदार है, ठेका लेता है और बड़ी मोटी मुद्राएं वो क्या करता है, अर्जित कर लेता है, तो उसको लाभ का पद कहते हैं। क्या सर बैंक के कर्मचारी को लाभ के पद के अंतर्गत रखोगे? नहीं, वो एक कर्मचारी है, ठीक है, उसको अलग से कमाई थोड़ा ही नहीं होती है, वो सरकार सैलरी देती है। तो ये जो है, ये सब जो पद आपको दिखते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, ये सब समाज सेवक होते हैं, ये कोई पद नहीं है, ये समाज सेवक पद होते हैं। जैसे IAS एक पद है, वो समाज सेवक पद होते हैं। क्लियर? आप देखोगे एक IAS को, एक कलेक्टर को जितनी सुविधाएं दी जाती हैं इतनी उसकी तनख्वाह नहीं होती है, लेकिन उस पर बर्डन ऑफ वर्क इतना होता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर? ये जब रिजल्ट आता है तो 1 साल तक आपको रील में देखते हैं, फिर आपको महसूस होने लगता है सर ये तो 1 साल तक दिखा था रील में, ये हमारे साथ का लगा हुआ था, अब कहां है, अब पता नहीं चल रहा। यही होता है सर। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तो यहां पर भारत का नागरिक होता है, 35 वर्ष की आयु पूरी करता होता है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ का पद धारण ना किया हो। क्लियर? क्योंकि ये सब समाज सेविक पद कहे जाते हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न किसी भी विवाद को सिर्फ कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। देखो क्या होता है, यहां पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाता रहूंगा और आपको रिकॉल कराता रहूंगा इस क्लास के माध्यम से। कई बार क्या होता है बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है प्यारे, देखो क्या
यहां पर कह रहे हैं संविधान का अनुच्छेद जो आपका 71 है वो कहता है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई मुद्दा जुड़ जाए, जुड़ेगा कब सर? मान लीजिए होता क्या है, जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ मान लो, ठीक है, इनसे पहले रामनाथ सिंह कोविंद जी थे, अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर? हुआ क्या है एक्चुअल में, मान लो कि ऐसा कोई विवाद हो जाए कि जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं वो इलीगल तरीके से सरकार ने दुरुपयोग किया है और संवैधानिक शक्तियों का, और क्या हुआ है, अपनी इच्छा अनुकूल एक पद पर राष्ट्रपति को बिठा दिया गया है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कर सकें, तो वहां पर, और उसके साथ साथ कोई भी उनको बिल बनाना हो सके, वहां पर उनको शक्तियां प्राप्त हो जाए। इसलिए अब विपक्ष को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को यह लगा, जो विपक्ष दल है, जो विपक्ष है, उसको ये लगने लगा कि ये इलीगल तरीके से चीजें हुई हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये चुनौती देना चाहे तो कहां देगा? ये चुनौती आपको कहां? इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। कहां पर जानी है? ये सुप्रीम कोर्ट में ही आप इसको चुनौती दोगे। बोले सर ठीक है। अब मानो कि जब राष्ट्रपति को चुन लिया गया और ये बात पता चल रही है उनको 2 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद में? 2 वर्ष बाद ये क्या हुआ, विपक्ष पार्टी को ये पता चला कि इलीगल तरीके से इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर एक XY व्यक्ति को बैठा दिया है। क्लियर? अब 2 वर्ष में राष्ट्रपति ने कुछ तो काम किए होंगे, कुछ तो काम किए होंगे। क्या सर आप ये बताओ कि जो कार्य राष्ट्रपति ने 2 वर्ष तक वो किए थे, मानो इलीगल तरीके से चुन भी लिया गया था, और जो काम उन्होंने किए थे, क्या वह कृत्य उनके अब वैलिड होंगे या नहीं? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कृत्य जो होंगे, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, वो सभी कार्य क्या होंगे? माननीय होंगे। ये ध्यान में रखना, ये सभी कार्य मान्य होंगे। बोले सर क्यों? राष्ट्रपति तो इलीगल थे, राष्ट्रपति इलीगल चुने गए थे, लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर के काम नहीं करते हैं, बल्कि कौन? उनके लिए बनाई गई होती है मंत्री परिषद। कौन होती है? मंत्री परिषद उनके लिए बनाई गई होती है, और इसी मंत्री परिषद के क्या है, सुझाव के अनुसार ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपना कृत्य करते हैं, अपने काम करते हैं। क्लियर? तो उनके जो कार्य किए जाते हैं और राष्ट्रपति को हटा दिया गया, तो वो सब वैलिड माने जाते हैं। ये ध्यान रखना है। इस लाइन का जो मोटो है ये है, कई बार आपसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं यहां से। क्लियर? चलो, संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान एकमात्र, आप देखोगे, आधार संविधान का उल्लंघन है। बोले सर क्या है? अगर मान लो भ्रष्टाचारी है, उसने मर्डर कर दिया हो राष्ट्रपति ने, या फिर कुछ ऐसा कुछ कृत्य कर दिया हो, तब ऐसा होगा क्या? नहीं, केवल और केवल यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, उन पर महाभियोग का प्रावधान लगाया जाएगा। कहां पर लगता है? देखो समझना, महाभियोग जो लगाने का प्रावधान है, उन पर हटाने का जो प्रावधान है, वो एकमात्र कहां पर है? 56 में है। लेकिन महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहां से स्टार्ट होती है? संविधान के अनुच्छेद 61 से स्टार्ट होती है। अब जरा यहां पर समझना, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पारित करना होता है। यहां पर बात कर रहे हैं महाभियोग। बोले सर थोड़ा सा बता देंगे तो बेटर होगा। बिल्कुल बता देते हैं। देखो, विषय है आपका महाअभियोग। क्या विषय है? महाअभियोग। महाअभियोग जो होता है ये संविधान के आर्टिकल 61 के तहत लगता है, और यहां पर संसद के द्वारा ही लगाया जाएगा। बोले सर बात सही है, इसमें या तो लोकसभा होगी या राज्यसभा होगी। समझना, अगर महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा शुरू कर रही है तो उसके पास में ऐसे जो कितने होने चाहिए, 100 MP होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, 100 प्रस्तावक और 100 अनुमोदक होने चाहिए, अगर लोकसभा से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो अगर यही प्रक्रिया आपकी राज्यसभा से शुरू होती है तो यहां पर कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अगर महाभियोग की प्रक्रिया यहां पर उपस्थित होती है। तो जब महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व क्या होता है, राष्ट्रपति को खबर कर दी जाती है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो राष्ट्रपति की तरफ से उनके द्वारा या वो स्वयं उसमें भाग लेते हैं, और दोनों सदनों के कुल सदस्यों का कितना है? 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव को पारित करना होता है। ठीक है, कुल का करना होता है 2/3 बहुमत। क्लियर? जैसे अगर हम देखें जो लोकसभा है आपकी, लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा में आपके 543 सदस्य हैं, तो इसका होना चाहिए कितना? 2/3। राज्यसभा की बात कर ले तो 243 सदस्य हैं, 245-43 के आसपास हैं, तो उसका होना चाहिए कितना? 2/3। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
हमने कहा ना, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपको रट्टू तोता नहीं बनाएंगे, आपको एकदम मेंटली ऐसा तैयार कर देंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर अच्छे वे में दे सके। चीजें क्लियर होंगी, ये मैं उम्मीद करके आपसे चलता हूं और मेरी उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आइए जान लेते हैं। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है वो क्या होती है। देखो, संविधान का आर्टिकल आपने अभी पढ़ा है कि सर क्या संविधान का अनुच्छेद 53 पढ़ा है, उसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति होंगी वो किसमें निहित होंगी। निहित कहां पर होती हैं? तो वो राष्ट्रपति में निहित आपको होती। तो वही शक्तियां हैं, जैसे पहला, संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है भारत सरकार की सभी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। अनुच्छेद 77, प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो है क्या, संविधान का आर्टिकल है आपका 75। क्लियर? ये कहता है आपसे कि जो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, वो प्रधानमंत्री की क्या करेंगे? जो व्यक्ति, जो पार्टी सर्वाधिक मात्रा से बहुमत प्राप्त करके लाएगी और उस व्यक्ति को क्या है, उसकी एक पार्टी के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे? शपथ दिलवाने का प्रयास करेंगे। संविधान का अनुच्छेद आप देखोगे 75 में ये कहा गया है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? ओथ। लेकिन यहां पर कंडीशन एक ये जुड़ जाती है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, शपथ उनको दिलवाई जाती है। क्लियर हुआ? चलिए मंत्रालयों के आवंटन की बात कर ले तो संविधान का अनुच्छेद 77(3) में कहा गया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं यही मंत्रालयों का आवंटन करते हैं, किस मंत्री को कौन सा पद मिला है और किस मंत्रालय में दिया गया है। राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों का आप देखोगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 77(2) में कहता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी राष्ट्रपति की जो विधायिका शक्तियां होती हैं। विधायिका शक्तियां, देखो जो विधायक बनाया जाता है, विधायिका शक्तियां मतलब कि कोई विधेयक अगर लाया जाए, कोई भी अगर विधेयक आता है तो वो विधेयक क्या होता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से आता है। जो विधेयक आता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही क्या होता है? आता है भारत की संसद में। जरा समझ, ये विधेयक कितने प्रकार के होते हैं सर? देखो, सबसे पहले आपको पढ़नी होती है संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं आपके प्रेसिडेंट। क्लियर? और संविधान का अनुच्छेद बात कर ले तो आपका 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है संविधान के आर्टिकल 79 के तहत। उसके साथ साथ जो राष्ट्रपति होते हैं ये खासतौर पर सदन का शस्त्र बुलाना, शस्त्रावासन करने और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति जो है ये किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करने की शक्ति भी क्या है? राष्ट्रपति के पास में होती है। एक मुद्दा क्या हुआ है थोड़ा सा समझना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। और होता क्या है, जो आपकी लोकसभा है और उसके साथ साथ जो आपकी राज्यसभा है। क्लियर? लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या था? नॉमिनेट करते थे। कौन? राष्ट्रपति। ये 2 सदस्य जो हुआ करते थे इसको एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता था। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं सर? वह व्यक्ति, भारतीय मूल के वह नागरिक जो ब्रिटिशर्स के समय क्या हो गए हैं, उन्होंने विवाह किया है और भारत में है, और उनके जो बच्चे होते हैं यदि उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, खासतौर पर ये एक अल्पसंख्यक की सूची के अंतर्गत इनको रखा गया होता है, तो लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, इनके अधिकारों की बात उठाई जा सके, तो ऐसे 2 पर्सन को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य आज भी राष्ट्रपति क्या है? नॉमिनेट करते हैं। ये अपने फील्ड के, उस क्षेत्र के क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। बोले सर विशेषज्ञ कैसे? विशेषज्ञ ऐसे होते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए सचिन है तो क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उसके साथ साथ मान लीजिए कोई सिंगर है तो गायक के क्षेत्र में से लता मंगेशकर थी, है ना, तो ऐसे है। अलका याग्निक है ना, शानू निगम है, कुमार शानू है। तो जैसे आप देखो गायक है, खेल के क्षेत्र में हो सकते हैं, साहित्य के खेल में हो सकते हैं ना, तो इस वाले रीजन में जो भी होता है उनको हम रख लेते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं उस फील्ड के।
हुआ क्या था, जो 2 सदस्य होते हैं नॉमिनेट जो मेंबर होते थे लोकसभा में, अब उनको 2019 में भारत सरकार ने एक बिल लाया और बिल लाने के पश्चात 25 जनवरी 2020 से जो नॉमिनेट 2 मेंबर होते थे इनको क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया, मतलब कि अब ये पद नहीं होंगे। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो अब लोकसभा में क्या है, नॉमिनेट सदस्य नहीं होता है। इट इज क्लियर। चलो, विधायी और प्रशासनिक विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांगने की शक्ति होती है और संविधान का आर्टिकल 1 आप पढ़ते हैं 78, उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या होगा, उत्तरदायी होगा। क्लियर। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति भी इनको देके रखी है और ये संविधान का आर्टिकल 108 108 चीजों को बताया गया है। थोड़ा सर इससे विस्तार से थोड़ा बता देंगे तो और भी थोड़ा बेटर होगा। आइए बता देते। देखो, यहां पर एक बात की गई है कि जो संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति की बात की गई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हैं तो उसको थोड़ा सा समझ लेते। संविधान का अनुच्छेद जो आपका क्या है 108 कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति जो है वो किसको देके रखी है, वो आपकी देके रखी है प्रेसिडेंट्स को, राष्ट्रपति को, संविधान के आर्टिकल 108 के तहत। तो ये बुलाते हैं सर, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर। क्लियर। उसके साथ साथ ये बुलाई जाती किस पर है सर, क्या ये संविधान संशोधन पर बुलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर इसको बुला सकते हैं, तो आंसर आएगा नहीं। तो फिर किस विषय पर बुलाई जाती है, जो साधारण विधेयक होता है उसी पर इसको लाया जाता है और केवल उन्हीं बातों की चर्चा की जाती है जिन बातों की वजह से मुद्दा रुका हुआ था। और इसमें जो कोरम की बात कर ले तो 1/10 का कोरम होना इसमें अनिवार्य होता है। ठीक है। और जहां इनकी इच्छा चाहेगी वहां पर ये बुला सकते हैं। तो आपसे बस इतना ही इसमें पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की बात कर ले, क्योंकि विधायी का जब शक्तियों की आप बात करते हैं तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बिना आप नहीं चल सकते। संविधान का अनुच्छेद है 111। अब यहां पर राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वैसे तो आप देखोगे 3 प्रकार की है, लेकिन एक 4 प्रकार की शक्ति भी है जो किसको दी गई है, यूएसए के जो आपके प्रेसिडेंट्स होते हैं यूएसए में, वहां पर 4 प्रकार की शक्ति है। 3 तो प्लस यही है, 3+1 हम कह सकते हैं। ये विशेषाधिकार वीटो शक्ति होती है। क्लियर। भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं दी गई है। भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं दी गई है। अब भारत के राष्ट्रपति को जो शक्ति मिली है उसमें सबसे पहली शक्ति आती है आपकी आत्यंतिक वीटो शक्ति, दूसरी आती है आपकी निलंबकारी वीटो शक्ति और तीसरी आती है आपकी पॉकेट या फिर जैविक वीटो शक्ति भी इसको कहते हैं। बोले सर यहां तक तो चीजें क्लियर हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये सर होती क्या। देखो, जो आपकी आत्यंतिक वीटो शक्ति होती है इसके तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास में ये पावर है संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत, वह क्या कर सकते हैं, किसी भी विधेयक पर क्या है स्वीकृति अपनी सुरक्षित रख सकते हैं। किसके तहत, आत्यंतिक वीटो शक्ति के तहत उन्होंने स्वीकृति सुरक्षित रख ली है, पहला। दूसरा, जो आपकी निलंबकारी वीटो शक्ति होती है वो किसी बिल को, मान लीजिए बिल क्या है, देखो ये आपकी मान लीजिए संसद है, पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है, इसके 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ये बिल लोकसभा में हुआ, पारित होकर के राज्यसभा में हुआ, फिर वापस ये किसके पास आ गया, लोकसभा, और लोकसभा से सीधा पहुंचा कहां, प्रेसिडेंट्स के पास। ऐसी होता है। अब प्रेसिडेंट्स इन पर जो प्रोसेस करेंगे वो क्या करेंगे, तो एक है पुनर्विचार के लिए। राष्ट्रपति ने कहा, एक पेन लिया, जो कच्ची पेंसिल है वो ली, पेंसिल इसको बोलते हैं, पेंसिल, पेन बोलते हैं पक्का, और जो पेंसिल होती है कच्ची होती है। तो उन्होंने पेंसिल होती है उन पे, तो वो पेंसिल लेते हैं और उसमें वो क्या कर देते हैं, सर्किल बना देते हैं, जैसे हमने बना दिया। इस पर पुनर्विचार करो, ये जो लाइन लिखी हुई है, तो इसको क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। अब मानो कोई एक बिल है जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के द्वारा लौटा दिया गया था। क्लियर। यदि संसद के द्वारा लोकसभा मतलब कि राज्यसभा के द्वारा उस बिल को पुनः पारित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति ने हाइलाइटर किया था कि ये जो बिंदु हैं इनको हटाओ, मान लीजिए अगर वो नहीं हटाया गया तो ऐसी कंडीशन में, और उसको पुनर्विचार करके, वो हटाया नहीं गया, पुनर्विचार करके उसको पुनः राष्ट्रपति के लिए भेज दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है क्या करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए। और ज्यादातर केसेस में माना जाता है कि राष्ट्रपति क्या है, आपके ऑब्वियसली स्वीकृति दे ही देते हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है
उसी के द्वारा तो चुन करके उनको बिठाया जाता है, उन्हीं का वो दल का नेता होता है। लेकिन अभी तक एक मामला देखने के लिए आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो शक्ति के बारे में। इसमें निर्णय को रोक करके वो अपने पास में रख सकते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो न ये कहते हैं इसको कुछ करो, स्वीकृति कर लो, पास में रख लो। उसको बिल आया और वो पड़ा हुआ है उनकी दराज में और उसको वापिस नहीं दिया। एक मुद्दा हुआ था जैसे डाक विधेयक बिल लाया गया था, एक कौन सा बिल था? डाक विधेयक एक बिल था। ये जो बिल लाया गया था ये था आपका 1985 में। उस समय कौन थे सर? उस समय यानी जेल सिंह जी थे उस समय भारत के राष्ट्रपति, तो कांग्रेस की सरकार थी। तो डाक बिल जब लाया गया था तो इन्होंने इस पर आपकी जो पॉकेट वीटो शक्ति है इसको रख लिया था। माना जाता है जब इनका स्वर्गवास हुआ था, मतलब कि जब इनका देहांत हुआ था यानी जेल सिंह जी का, तो उस समय इनका जो सूट थे, मतलब कि कोट थे इनके, तो जब कोट वगैरह इनके चेक किए गए थे तो इनके पॉकेट में वो बिल निकला था, इनके पॉकेट में वो बिल निकला था। तो सबको लगने लगा देखो, तो आज तक पहली बार भारत में एक ही बार क्या है, डाक विधेयक जो बिल था इस पर ही आपकी क्या है, पॉकेट वीटो शक्ति प्राप्त की गई है। तो कई बार राष्ट्रपति को ये अपनी पावर दिखानी चाहिए, निष्पक्ष होकर के अपने, ठीक है, अब उस पद की शक्तियों का यूज भी करना चाहिए। तो निर्णय को ये रोक सकते हैं, इसी को कहते हैं पॉकेट शक्ति, मतलब कि आराम से बैठ गए हैं, अब इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, तो इसको नहीं रोक सकता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि क्या है, ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बिल माना जाता है और ये केवल कौन कर सकता है, इसको लोकसभा और राज्यसभा ही करती हैं, इसको राज्यसभा और लोकसभा ही करती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है संविधान का अनुच्छेद 200। ये क्या है सर? देखो, संविधान के अनुच्छेद 200 इस वर्ष क्या है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी रहा था, तो मोस्टली हो जाता है, थोड़ा सा इसको समझना। आर्टिकल आपका 200 ये राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में आपको बताता है। देखो हुआ क्या है, जरा समझना। 2024 में, हालांकि ये 23 में ही पिटीशन डाली गई थी, है ना, तो 2024 में जो आपकी तमिलनाडु की जो सरकार है, स्टालिन वहां के सीएम साहब हैं, तो वहां पर जो वहां के राज्यपाल थे, कौन थे? राज्यपाल थे। राज्यपाल क्या करते हैं, ये राज्यपाल को शक्ति देता है आर्टिकल 200, वो किसी भी बिल को क्या है अपने पास सुरक्षित रख सकते थे, वो कुंडली मार करके बैठ जाते थे, उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते थे कि पारित करना है, नहीं करना है, क्या करना है इस बिल के साथ में। तो उस कंडीशन में ये देखने के लिए चीजें मिलती थी कि जो सरकार है कोई कानून बनाना चाहती है, वो अपने काम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल ने उसको रोक लिया है। अब वो बिल ही नहीं बना, वो कानून ही नहीं बना, तो कैसे काम करे जमीनी स्तर पर? तो ऐसी स्थिति में ये विलंबता देखने के लिए मिली। तमिलनाडु के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली संविधान का अनुच्छेद 136 के तहत और कहा, मान्यवर, हमारी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, जो हम चाहते हैं काम करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। जो राज्यपाल महोदय हैं ये कुंडली मार करके बैठ जाते हैं, उस बिल को पास ही नहीं करते, आरक्षित कर लेते हैं और रख लेते हैं आर्टिकल 200 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में डिसीजन दिया और दो बातें बड़ी कही। पहली बात कही कि यदि कोई विधेयक आता है तो जो राज्यपाल होता है वो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत ही, क्योंकि वहां पर क्या था, जो कंप्लीट जस्टिस का सहारा लेते हुए संविधान का आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, इसका सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्यपाल होंगे, पहली बात, वो अधिक से अधिक कितना, 1 महीने तक अपने पास विधेयक को रख सकते हैं, केवल 1 महीने तक, उसके बाद उन्हें स्वीकृति देनी ही होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बिल है और राष्ट्रपति के लिए उन्होंने भेजा है, तो राष्ट्रपति के समय, उस समय क्या है, यहां पर गवर्नर है और यहां पर राष्ट्रपति, तो उनको अधिकतम 3 महीने के लिए वो रोक सकते हैं, उसके बाद उनको भी क्या है, वापस देना होगा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको। अब आर्टिकल 200 के तहत कुंडली मार करके जो आपके राज्यपाल होते हैं वो बैठ नहीं सकते, नहीं तो क्या होगा, अनकंप्लीट जस्टिस हो जाएगा। ये कंप्लीट जस्टिस आपका 142 में संविधान के आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज किया था। ठीक है, चलो, तो
यहां पर क्या करते हैं, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या विधेयक पर जैसे धन विधेयक ना हो तो राज्य विधायिका हेतु पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह विधेयक को खासतौर पर राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित भी कर सकता है, लेकिन अब कितने तक, 3 महीना, और उसके साथ साथ इन सब में 1 महीना। इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। चलिए फिर आता है संविधान का अनुच्छेद 123। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सर थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बता दें तो बेटर होगा। देखो मैं क्या करता हूं, जमीनी स्तर पर आपको मोटे तौर पर एग्जाम्पल से ही समझाने का प्रयास करता हूं। हुआ क्या था, जब ब्रिटिश एम्पायर था, यहां पर भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उस समय क्या था, 1861 का एक एक्ट पारित किया गया था, 1861 का। क्लियर? उस 1861 के एक्ट के माध्यम से क्या लाया गया था, जो यहां पर गवर्नर साहब हुआ करते थे, आप गवर्नर कहो या फिर कहो वायसराय, जो भी आप कहो, बात तो एक ही है। तो इनको क्या था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। क्या था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनको दे दी गई है। तो 1861 के एक्ट के माध्यम से उनको मिली है। सर ये अध्यादेश क्यों जारी करते हैं, ये होता है क्या? देखो राष्ट्रपति खासतौर पर क्या है, आप देखोगे जो संसद है उसका एक अंग के रूप में जाना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंसी। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए अभी जैसे मैं कहूं नवंबर में, तो अभी तो कोई शस्त्र नहीं चल रहा है ना, अभी तो शीतकालीन सत्र शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मान लीजिए ना लोकसभा चल रही है ना आपकी राज्यसभा चल रही है, सदन एकदम बंद है। अब कंडीशन ऐसी हुई कि तत्काल आवश्यकता ये देखने के लिए मिली देश में कि कानून बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा कानून नहीं बनाया तो चीजें क्या होंगी, बड़ी भयानक हो सकती हैं। तो राष्ट्रपति के पास में ये इमरजेंसी दे के रखी है कि आप इस विंडो का यूज कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए उस समस्या से। तो यहां पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, किसके तहत, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। कब होगा, ना लोकसभा ना राज्यसभा क्या हो, चलन में हो। क्लियर? दोनों में से अगर कोई भी एक सदन या दोनों नहीं है, या तो लोकसभा नहीं है राज्यसभा, या दोनों ही नहीं है चलन में, तो उस कंडीशन में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या सर ये कानून बनाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर संसद चाहे तो इसको क्या है, कानून बना सकती है, लेकिन ये 6 महीने तक रहता है और उसके बाद में बंद हो जाता है। एक तरीके से विधेयक ही होता है ये, जैसे संसद बनाती है वैसे ही ये पारित किया जाता है। ऐसा ही काम क्या है, राज्यपाल को देके रखा है। संविधान के आर्टिकल आप देख रहे हैं 213 में, ये किसको है, राज्यपाल को अधिकार है। राज्यपाल कौन है, अपना छोटा आप देखोगे राष्ट्रपति कहा जाता है, हालांकि जो राज्य होता है स्टेट में वो आपका राष्ट्रपति कहलाता है, उस स्टेट के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ये चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिन पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है, यहां तक कि संसद की अनुमति मिल जाए तो अध्यादेश कानून के रूप में यह ले लेता है, अन्यथा 6 महीने के बाद स्वतः ही क्या है, समाप्त हो जाता है। तो इसको देखो कौन कौन समाप्त कर सकता है, संसद भी कर सकती है समाप्त, ठीक है, और स्वयं क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको क्या है, समाप्त किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे, संसद तो कर ही सकती है, राष्ट्रपति भी स्वयं आकर के घोषणा कर देंगे कि ये जो विधेयक है इसको समाप्त कर दिया जाता है अध्यादेश को। केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो एक प्रकार का ये कानूनी होता है। संविधान का अनुच्छेद 213 में अध्यादेश राज्यपाल को भी क्या है, ये शक्ति प्रदान करता है। तो राज्यपाल वहां पर राज्य में कर सकते हैं, राष्ट्रपति केंद्र में कर सकते हैं। फिर आती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो होता क्या है, हमारे यहां पर जो जुडिशरी सिस्टम है कुछ इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है। यहां सुप्रीम कोर्ट है, यहां हाई कोर्ट है, यहां आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और इसके नीचे लोअर कोर्ट आ जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और इसके नीचे लोअर कोर्ट है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीसी। क्लियर? ये है, और यहां से प्रोसेस होता हुआ ऐसे चलता है ये ऊपर, पहले हम लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई एक्स जो पर्सन है, ये जो एक्स पर्सन है इसको फांसी होगी, क्या होगी, इसको फांसी ही होगी। अब इसके पास में एक चांस है, वो चांस क्या होता है सर, वो चांस है केवल और केवल इनके ऊपर बैठे हुए हैं कौन, राष्ट्रपति। कौन बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं,
आप देखोगे लघुकरण कर सकते हैं, उसका विलंबन कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। किसको? आपके मृत्युदंड को, फांसी की सजा को रोक सकते हैं। एक केस हुआ था, आई थिंक 2013-14 का ये केस था। और केस क्या था सर? केस था आपका उत्तर प्रदेश का मामला था। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है वेस्टर्न यूपी में, सहारनपुर के रीजन का ये मामला है। वो माफ कीजिएगा, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है। उसमें क्या था, सलीम शबनम का वो केस सुना होगा आपने, जिसमें 7 सदस्यों को सलीम ने क्या कर दिया था, शबनम के साथ मिलकर के दोनों ने शबनम के परिवारों को मार दिया गया था, कुल्हाड़ी से रेत दी गई थी उनकी गर्दन। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जो आपकी शबनम थी, उस शबनम को क्या किया गया था, उसको आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है, फिर उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन उस कंडीशन में देखा गया, उस समय उनके प्रेगनेंसी हो गई थी और सलीम भी थे जेल में, तो उनके एक बच्चा हुआ था। क्या हुआ था? बच्चा। उसकी उम्र लगभग 3 वर्ष की थी। अब देखो, ये यहां पर देखो ना जरा कैसे पेज लड़ जाता है। अब आपको केवल एक व्यक्ति को फांसी देने का अधिकार है, 2 व्यक्तियों को नहीं है। जब आप फांसी दे रहे थे तो शबनम के जो आप देखोगे गर्भाशय में उसका बच्चा था, तो आप उसकी जान तो नहीं ले सकते, केवल शबनम की ले सकते। फांसी देते तो 2 पर्सन की आप जान लेते, 2 जीव मरते। तो फांसी को रोका गया। रोका गया, कहा जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब। तो बच्चा हुआ 3 वर्ष का, माँ का दूध उसने पीना छोड़ दिया। अब उसने, सरकार ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अब आप उससे उसका मातृत्व अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि और कोई तो परिवार नहीं है जिससे वो पालन पोषण उसका कर सके। तो उसने गुहार लगाई सीधी राष्ट्रपति को। इसको गुहार लगाई, राष्ट्रपति को गुहार लगाई। और अब ये बच्चा लगभग 7 या 6-7 साल का हो गया है। ठीक है, 6-7 साल का हो गया ये बच्चा। और अभी सुर्खियों में रहा था 2022-23 के समय कि शबनम को क्या होगी, भारत की पहली एक महिला होगी जिसको फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन रोक दी गई है वो। क्लियर? बच्चे ने क्या थी, गुहार लगा ली थी। जो वकील थे, बच्चे ने क्या, इन्होंने लिखा, वकील ने लिखा बच्चे के थ्रू और सीधे राष्ट्रपति को पहुंचा दिया। तो राष्ट्रपति ने विचार विमर्श किया, ठीक है इनको आजीवन कारावास दे दो। तो बच्चे का पालन पोषण क्या है, बच्चा कैदी नहीं है, बच्चे की शिक्षा दीक्षा सरकार कर रही है। उस जेल के अंदर पूरा उसको फैसिलिटी सब कुछ मिल रहा है, स्कूल वो जाता है, खाना खाता है, सारी चीजें करता है। आने वाले समय में वो अच्छा नागरिक भी बनेगा देश का। क्लियर? क्योंकि वो बच्चा उनका है। अब उसकी देखरेख वो लोग कर रहे हैं। तो अब उसको आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया, फांसी नहीं हुई है। क्लियर? चलो, तो ऐसी यहां पर शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। धन विधेयक पर अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग, ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं होती है। बजट को आप देखोगे संसद में राष्ट्रपति ही रख पाता है। संसद में कौन, आपकी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। भारत की आकस्मिक निधि जो अग्रिम भुगतान होता है वो भी है। और संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भी कौन है, राष्ट्रपति ही करता है। आइए तो अब जान लेते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो आपकी न्यायिक शक्तियां होती हैं, संविधान के अनुच्छेद 72 से क्या है 161 में इनको क्या है बताया गया है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखो मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या कर सकते हैं। पहला, लघुकरण आप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां पर कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, मतलब कि लघुकरण। इसमें क्या होता है, सजा की प्रकृति को बदल देते हो। मान लीजिए किसी को कठोर सजा दी गई थी तो उसको आप थोड़ा सा सरल कर दो भाई, कठोर से सरल कर देना। परिहार, रिमिशन आप कर रहे हैं, परिहार मतलब कि सजा की अवधि को घटा देना। मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास था तो उसको क्या कर दो, 20 साल कर दो, 20 वर्ष कर दो। विराम कर दो सर, रिस्पाइट अगर हम कर दें विशेष परिस्थिति में, आप देखोगे वजह से सजा को कम करना, इसमें भी कम है। प्रलंबन मतलब कि आप देखोगे रिप्राइव कर दिया गया, किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। और क्षमा मतलब कि आप देखोगे पार्डन अगर इसमें कर दिया जाता है तो ये पूर्णतः माफ कर देना कि जाओ आप निर्दोषी हो, निर्दोष हैं आप पर, आप घर जाइए, आप घर जाइए। क्लियर? राज्यपाल को क्या है, क्षमा करने का अधिकार नहीं है, यह ध्यान रखना। किसमें, राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है, यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया हो, क्या दिया गया हो सर, मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया हो, फांसी की सजा अगर दी गई हो, तो इसको क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में ये बदल सकता है। कौन, राज्यपाल। इसको पास ये माफ नहीं कर सकता, आजीवन कारावास कर देगा। क्लियर? चलो बिल्कुल क्लियर है। उसके साथ साथ यहां पर और आ जाता है मुद्दा कि जो आपकी सैन्य शक्तियां होती हैं उस पर सर क्या है, जो सैन्य शक्तियां हैं, तो सैन्य शक्तियों पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं।
सैन्य शक्तियों पर, कोई सैन्य शक्ति होती है ना, सेना के द्वारा सुनाया गया, सेना की अपनी कोर्ट होती है, वो डिसीजन देते हैं, वो पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, तो उस पर राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन सैन्य शक्तियों पर खासतौर पर राज्यपाल को कोई अधिकार यहां पर नहीं दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। तो सैन्य शक्तियों के मामले में राज्यपाल शून्य है और मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, ठीक है, उस पर वो शून्य है। केवल फांसी की सजा अगर किसी को दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया, तो उसको आजीवन कारावास में वो बदल सकता है, लेकिन उसको माफ करके, उसको खासतौर पर पार्डन करके उसको घर नहीं भेज सकता, क्षमा नहीं कर सकता। क्लियर? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। ये क्या है सर? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। देखो होता क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते पर राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं और कूटनीतिज्ञों खासतौर पर राजदूतों व उच्च आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी जो भारत का प्रतिनिधि होता है वो राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की विवेक, जो आपकी विवेकीय शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां भी होती हैं, बिल्कुल। जैसे लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो दूसरी पार्टी से कहेंगे आप चाहो तो बहुमत आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ला सकते हैं। जब मंत्रिपरिषद आप देखोगे त्यागपत्र सौंप दे, तो दूसरा जो विपक्ष पार्टी होती है उससे कहती है बहुमत देकर के आओ और आप अब देश का शासन संभालो। जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो उस कंडीशन में वो कहता है विश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आओ। और जब मंत्रिपरिषद कोई ऐसी सलाह दे जो संविधान के विरुद्ध हो, तो वहां पर भी राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति अपनी यूज कर सकती हैं। क्लियर? चलो ओके, अब आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी में आपसे पूछे गए हैं। हमारी टीम ने ये क्वेश्चन लगाए हैं, देखो हमारी टीम ने ये क्वेश्चन लगाए हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन है जरा उनको समझना। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपीएससी 2023 में पूछा गया। पहला, भारत के राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की स्थिति से पहले राष्ट्रपति के पद का कर्तव्य में निहित निर्वहन में उनके द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवैध। मैंने अभी आपको बताया अवैध नहीं होते हैं, ये कार्य वैध माने जाते हैं। कारण इज दैट, क्योंकि रीजन इन दैट, इसमें ये होता है, ये जितने भी काम किए जाते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं? मंत्री परिषद के माध्यम से होते हैं, ना कि स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला गलत है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधान सभाएं भंग हो चुकी हैं और चुनाव अभी होने हैं, इससे कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत है। जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान में समय सीमा निर्धारित की जाती है जिसके भीतर उन्हें अपनी सहमति देनी होती है। ये बात भी गलत है। तो तीनों बातें यहां पर पूछा था कितने सही हैं, तो इसमें से सभी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये 2023 में यूपीएससी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है और यह भी 2023 में पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र होते हैं। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं शामिल नहीं होते हैं, तो पहला गलत है। सारे के सारे इसमें निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ये ध्यान में रखना। निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य उतना ही अधिक होगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य केरल से अधिक है। हाँ, ये बात सही है और ये भी बात सही है। पुडुचेरी के प्रत्येक विधेयक के वोट का मूल्य अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है, क्योंकि पुडुचेरी में कुल सदस्य जो जनसंख्या और कुल निर्वाचित सीटों की संख्या का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत है। यहां पर जो आपके सही पूछा गया है आपसे, तो कितने होंगे? इसमें 2 आपके सही हैं, ठीक है। यहां पर आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। ये भी कब पूछा गया था? 2023 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कैबिनेट मंत्री,
स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। नहीं, ये 3 प्रकार से आपको बतलाता है, ठीक है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है आपके राज्य मंत्री और एक होते हैं आपके स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री। क्लियर? तो 3 होते हैं, अब ये कह रहे हैं 4, 4 नहीं है, पहला गलत हो गया। प्रधानमंत्री सहित संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बात एकदम सही है। ये आपका 93 संविधान संशोधन के माध्यम से चीजों को किया गया था और आज कितना है? 15% है। उससे पहले क्या होता, देखो आज है आपका 15%, पहले क्या होता था, जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ये किसी को भी बैठा लिया करते थे और इनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे इनकी लिस्ट थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती थी, है ना। तो इसलिए इसको रोका गया, भाई लिमिटेड चीजें रखो, कहां से इतने संसाधन लाओगे। तो यहां पर इसका केवल और केवल आपका दूसरा सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। कहो हो रहे हैं कि नहीं सोल्व? अब तक जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं तो एक बार आपको क्या है कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स में बताना है कि सर बिल्कुल सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन सारे आपके सामने हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषज्ञता मतलब कि उपयुक्त है? यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। आप क्या करना चाहते हैं? आप एक नौकरशाह बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आप नौकरशाह बनना चाहते हैं, आप नौकर बनना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है आप आईएएस नहीं, आप नौकर बनना चाहते हैं। किसका नौकर? भारत की जनता का नौकर, और ऐसा नौकर जिसको वेतन भत्ते भारत की संसद की संचित निधि से दिया जाएगा। क्लियर? ऐसा नौकर आपको बनाया जाएगा जो अनपढ़ व्यक्तियों के नीचे बैठ करके काम करेगा। अनपढ़ ही है आज भारत की संसद में, अगर उनसे पूछो का खा गा, आप उससे रीजनिंग का सवाल भी करवा लो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसे में सांसदों को जानता हूं। जिन एमएलए को यह नहीं पता है कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, जिन एमएलए को यह नहीं पता है कि जो एमएलए होते हैं, जो विधायक का मूलभूत कृत्य कार्य ही क्या होता है, तो बताइए। जो पढ़ नहीं सकता, हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, जिसको कानून के बारे में नहीं पता, तो फिर वो कैसे? तो बताओ। तो आप उन्हीं के लिए काम करोगे। क्लियर? चलो, तो एक नौकरशाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है क्या? संसदीय लोकतंत्र के दायरे में व्यापक, देखो इसका लोकतंत्र को बढ़ावा देना, कम करने से कोई लेना देना नहीं होता है। संघवाद की संरचना नहीं, ना संघवाद की संरचना को मजबूत करता है। हालांकि ये संघ के लिए काम करते हैं, संघ से चुनकर के आते हैं, राज्य में काम करते हैं, लेकिन किसका इस पर प्रेशर रहता है? ऊपर से, केंद्र से। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने की एजेंसी। देखो बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक अगर अस्थिरता होगी तो उसको भरने का काम यही करते हैं, कदापि नहीं। उस समय शासन तो चलाते हैं, लेकिन यही सार्वजनिक नीति को क्रियान्वयन के लिए ये एक एजेंसी होती है, जो भी पॉलिसी चलाई जाती है सरकार के द्वारा। जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं होती हैं, ये योजनाएं कौन बनवाता है? ये सब आईएएस ही बनवाते हैं, आईएएस ही बनवाते हैं, आईपीएस ही बनवाते हैं। क्लियर? आईएएस खासतौर पर होते हैं जो सारी की सारी स्कीम, योजनाएं, परियोजनाएं बनवाने का प्रयास करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? आप क्या करोगे? कल आईएएस बनोगे तो इनको सुझाव दोगे, है ना, और उसी सुझाव पर आपके क्या होगी? योजना बनेगी। फिर आपका दायित्व होगा कि उसको जमीनी स्तर पर लोगों को लागू किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। देखो पहला है, भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकता है जिसे वह उचित समझे। बिल्कुल उसको ये राइट है, बिल्कुल बुला सकता है। आर्टिकल 108। भारत के संविधान में एक वर्ष में संसद में 3 सत्रों का प्रावधान किया गया। देखो संविधान में केवल इतनी बात कही गई है कि जो सत्र चलते हैं, क्या चलते हैं? जो सदन के सत्र चलते हैं उसमें क्या होना चाहिए? एक सत्र मान लो ए है, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट सत्र होगा वो 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो, इसके बीच में हो। तो फिर बी जब आएगा जब इसमें 6 महीने का गैप होगा अधिकतम। तो सो सिंपल सी बात है, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने और 6 महीने का गैप की बात कर रहे हैं। 6 पर तो 2 ही चलेंगे, 3 तो नहीं चलते, लेकिन हम 3 चलाते हैं। मानसून सत्र चलाते हैं, बजट सत्र चलाते हैं, उसके साथ साथ आप देखोगे शीतकालीन सत्र चलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेकंड गलत है। संसद को एक वर्ष में बैठक करने की न्यूनतम दिनों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। हाँ ये बात सही है, वो कितने दिन तक सदन सत्र चलाएगी उसका कोई भी लिमिटेड टाइम नहीं है कि इतने दिन ही चलेगा, वो डिपेंड करता है कार्यों पर कितना हो रहा है। और अब तो प्रवृत्ति क्या है, कमी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया डाटा बताता है कि जो सदन सत्र है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है, और जो दिन है नंबर ऑफ दिन भी कम होते हैं और कार्य भी थोड़ा कमी दिखाई
पड़ता है। आजकल राजनीतिक पार्टियां अपनी क्या है, रोटी सेक रही हैं और क्या है, बस देश चल रहा है। आई भारत का पहला प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री हमने मनमोहन सिंह देखे थे। जब सदन चलता था तो चीजें वहां पर वो उपस्थित हुआ करते थे, भागते नहीं थे, ठीक है, वहां पर बैठते थे, सबके जवाब देते थे। और आजकल सदन स्टार्ट होता है और प्रधानमंत्री बाहर चले जाते हैं देश के, क्योंकि ये प्रधानमंत्री देश के कम है, बाहर लोगों के जाते हैं। क्लियर, ये चीजें हैं, ठीक है। ये हमेशा मूड में रहते हैं, अपनी राजनीतिक मूड में। आप देख लो, ये एक बार आते हैं केवल सदन में, स्टार्ट होगा उस दिन और लास्ट वाले दिन आ जाएंगे, बस बीच में तुम लड़ते रहो, सांसद लड़ते रहे, इनके मंत्री लड़ते रहे, प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। चलो देखो, भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में पूछा गया था। राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को क्या कर सकता है, परंपरागत रूप से संबोधित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब प्रथम सत्र होता है यही राष्ट्रपति करते हैं, यही राज्यपाल करते हैं। जब किसी राज्य विधान मंडल के पास में किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता तो वह उस मामले में लोकसभा के नियम का पालन करता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि स्वयं के उसके कानून होते हैं, स्वयं के उसके कानून होते हैं, उनके अनुसार चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेकंड गलत है। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और एक अलग व्यक्ति होना चाहिए जिसका कोई गहन राजनीतिक संबंध ना हो या जिसे हाल ही के दिनों में राजनीतिक में भाग ना लिया हो। ये 2019 में आया था यूपीएससी की परीक्षा में। तो सरकारिया जो आयोग बना था 1983 में, उसने इस बात को कहा था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में यूपीएससी ने पूछा है। तो देखो, इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि नहीं, कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर अलग अलग होता है। बात सही है। देखो होता क्या है, जब आप निकालते हैं एक एमएलए के वोट का मूल्य और एमपी के वोट का मूल्य, मैं बता देता हूं आपको। एक निकाला जाता है एमएलए के वोट का मूल्य, एमएलए के वोट का मूल्य, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर। इसमें क्या होता है, कुल जनसंख्या किसकी सर, राज्य की। क्लियर, बटे टोटल जो निर्वाचित वहां पर सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य, और इसमें गुणा की जाती है 1000 से। ध्यान रखना, गुणा की जाती है 1000 से। इसमें निकलता है एक एमएलए के मत का मूल्य। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के एमएलए हैं तो निर्वाचित कितने एमएलए हैं और टोटल जनसंख्या कितनी है, 1000 से उसमें गुणा कर दो। फिर आता है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक संसद के मतों का मूल्य अगर निकाला जाता है तो कुल एमएलए की संख्या बटे जो निर्वाचित, जितने भी टोटल निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, और इसमें उसको भाग कर देते। इसमें गुणा पुणा नहीं होती है, इसमें भाग करके निकाल लेते। क्लियर। तो यहां पर यही पूछा गया है कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। बिल्कुल ये बात सही है। जो उत्तर प्रदेश के विधायक के वोट का मूल्य होगा वो आपका कर्नाटक के या किसी अन्य राज्य के नहीं होगा। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अधिक पावरफुल होगा। राज्यसभा भी देखो इतनी महत्वपूर्ण होती है और लोकसभा भी इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, यूपीएससी 2018 में, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकेगी। और ये सब होता है 356। अभी कहां पर था, मणिपुर में था जो 356 आपका लगाया गया। सबसे ज्यादा बार कहां पर लगाया गया है सर, सबसे ज्यादा बार लगाया गया है आपका पंजाब में, पीवी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, और जो आपका मणिपुर है ना, मणिपुर, इसमें 11 बार लग चुका है, इसमें 10 बार है, इसमें भी 10 बार है, और भी राज्य हैं उनमें 9 बार भी लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा मणिपुर में, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा मणिपुर में है। इस तरीके से ये सर्किल बनेगा, मणिपुर में 11 बार लग चुका है। क्लियर। चलो, कितने क्वेश्चन लगा दिए हैं, काफी क्वेश्चन लगा दिए। निम्नलिखित में से कौन से परिणाम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनिवार्य रूप से परिणाम नहीं है। किसके, राष्ट्रपति शासन। संविधान का अनुच्छेद 356,
तो राज्य विधानसभा का विघटन अगर होता है तो उसमें ऐसी स्थिति में नहीं लगेगा। राज्य में मंत्रिपरिषद का हटना, अगर ये हट गई तो वहां पर क्या है आपका 356 लगा दिया जाता है। अस्थायी निकायों का आवंटन, हाँ ये बात सही है, तो यहां पर आप देखोगे ये नहीं है, इसमें 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा गलत है, अगर ऐसी स्थिति मंत्रिपरिषद को अगर हटा दोगे तो उस समय आप पर महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति जो शासन है उसको घोषित किया जा सकता है। क्लियर? चलो, अरे भाई कितने क्वेश्चन दिए हैं लगा करके इन्होंने। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है किसके माध्यम से? स्थगन प्रस्ताव से, प्रश्नकाल से, पूरक प्रश्न से, ठीक है। तो इन सभी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, कि क्या आप खुश हैं या नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपीएससी 2015 में पूछा गया है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, दोनों बातें गलत हैं। पहली बात तो जो सिविल सेवा बोर्ड होता है इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होता है इसका सचिव, और ये काम करता है राष्ट्रपति के नीचे। क्लियर? और यहां पर कह रहे हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, ये होती है आपकी प्रेसिडेंस में, राष्ट्रपति में, और संविधान का अनुच्छेद है आपका 53। तो दोनों बातें गलत है, इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ओके चलिए मैं देख लेता हूं। पहली बात तो टाइमिंग इसकी कितनी हुई है, ठीक है, उसके अनुकूल चीजों को हम लेंगे। ठीक है, हम यहां पर आपसे क्या करते हैं, क्लास को अभी और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी चीजों को देख लेते हैं। तो पिछले लगभग 1 सवा घंटे में हमने क्या किया है, आपसे राष्ट्रपति के बारे में चीजों को समझा, 360 डिग्री समझा, और राष्ट्रपति पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या पूछे गए हैं अब तक 2015 तक, तो उन क्वेश्चनों को भी हमने आपसे डिटेल्स में चर्चा किया। अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपराष्ट्रपति। क्या है सर उपराष्ट्रपति? देखो, उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये खासतौर पर संविधान का अनुच्छेद आप पढ़ते हैं 64, अनुच्छेद पढ़ते हैं 65, अनुच्छेद पढ़ते हैं 66 और अनुच्छेद पढ़ते हैं 67। ये खासतौर पर 4 आर्टिकल आपको पढ़ने होते हैं। इसी से आपका क्या होता है, उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो जाता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में है, 65 में इसका, और 66 में इसके निर्वाचन की प्रक्रिया है, 67 में वगैरह वगैरह चीजें, इसकी योग्यता शक्ति है। देखो ये कौन होता है, भारत के एक नागरिक होगा, न्यूनतम इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद धारणा करता हो, संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या है, सदस्य ना होना चाहिए। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निर्वाचन की बात कर ले तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, अब देखो यहां पर लिखना चाहिए था दोनों सदनों के वहीं सभी सदस्यों के, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के, ठीक है, द्वारा होता है। तो सभी सदस्य, सभी का मतलब यहां पर ये हो जाएगा, इसमें नॉमिनेट मेंबर भी होते हैं और इसमें इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। प्रक्रिया वही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो आपकी एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। पद से हटाने राज्यसभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से क्या है, और लोकसभा में साधारण बहुमत से इनको पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? चलो, संविधान का अनुच्छेद 66 में इनके निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है, 66 में। यही है उपराष्ट्रपति, और कुछ है ही नहीं। क्लियर? और बाकी आप सदन सत्र स्टार्ट होगा वहां से भी चीजें सीख लेंगे। आइए अब इन पे जो भी क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2016 में पूछा गया था, किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव की जो नियुक्ति करते हैं इनके द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। ये कौन करता है, ये सीएम के द्वारा होता है, इनका सब प्रमोशन। किसी राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है। देखो उसका कार्यकाल कोई निश्चित थोड़ा ही नहीं है, फिक्स थोड़ा ही नहीं है कि आपको क्या है 5 वर्ष के लिए बना दिया गया, आप सचिव आप ही रहोगे। भाई आप आज बने हैं, पता चले 2 दिन बाद आपको पद से हटा दिया गया, है ना। ये पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बात सही है, उसके जब तक वो पद पर रहेगा। एक होता है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल भी चलो आ जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तो इसके खिलाफ भी नहीं होती है, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की जो आप देखोगे उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी बात सही है। ये राज्यपाल पर क्वेश्चन लगा दिया है तो दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी। और सेम आपके प्रेसिडेंट पर भी है, सेम प्रेसिडेंट पर भी यही चीज लागू होती है। चलिए, उसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद को रखा गया है। ये खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 74 में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, किंतु सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। पहले क्या होता था, कई बार कहा जाता था कि राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर है, एक गूंगा व्यक्ति है जो बैठा हुआ पद पर है, ये कहा जाता था एक समय तक। हुआ क्या था कि होता क्या था, संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत में जब मंत्रिपरिषद कोई भी इसको निर्णय देती थी तो इसके लिए बाध्यकारी हुआ करता था। संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया 44, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दी गई कि भाई देखो, आपको अगर कोई भी निबंध लिख के जा रहा है, कोई बिल है या कुछ भी बात है जो मंत्रिपरिषद दे रही है, तो एक बार आप उस पर क्या कर सकते हैं, विचार के लिए लौटा सकते हैं। आप विचार कर सकते हैं और इसको पुनः वापस दे सकते हैं। तो केवल एक बार ही सकती है, लेकिन उसके बाद में आपको वो पारित ही करना पड़ेगा, स्वीकृति देनी पड़ेगी, फिर भी बाध्य। तो राष्ट्रपति पर क्या है, बाध्यकारी हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से क्या है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा, ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। आइए अब जान लेते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद आपने देखी है तो इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, देखो ये वो मंत्री होते हैं जो खास व्यक्ति होते हैं, इनको कहा जाता है खास व्यक्ति। कैसे खास होते हैं सर, देश के अंदर ये खास व्यक्ति होते हैं। देश के अंदर जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी नियम लागू किए जाते हैं, वो इन्हीं के तहत होते हैं। ये नंबर 1 के व्यक्ति होते हैं, कैबिनेट मंत्री जिसको कहते हैं। जैसे जल का होगा, ऊर्जा का होगा, है ना, वित्त मंत्री होगा, सड़क परिवहन का होगा, है ना, होम मिनिस्ट्री होगी, तो ये सब क्या है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये देश में डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद ये इनके असिस्टेंट होते हैं। कौन होते हैं, असिस्टेंट होते हैं ये इनके राज्य मंत्री। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, ये इनको रिपोर्ट पेश करते रहते हैं, सर ये करवा लो, सर वो करवा लो, ये असिस्टेंट होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं इन राज्य मंत्री से ये कहते हैं, और ये होते हैं एक उप मंत्री, ठीक है, ये उप मंत्री होते हैं, ये इनके असिस्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से 3 भागों में इन श्रेणियों को रखा गया ना, कि 4 में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 4 में होते हैं, 4 में नहीं होते हैं, 3 में होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उसके साथ साथ उप मंत्री भी इसके लिए कहे जाते हैं। चलो देख लेते हैं। आइए मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों की बात कर लें तो राष्ट्रपति की आप देखोगे नीतियों के निर्माता, पूरे देश में क्या है, पूरे देश के शासन का संचालन करते हैं, पूरे राष्ट्र के धन का विनियमन करते हैं, कानून को लागू कराना व व्यवस्था को बनाए रखना, ये मंत्रियों के कार्य होते हैं और इनकी शक्तियां होती हैं। विधेयक के तौर पर खासतौर पर तैयार करना और संसद में उसको प्रस्तुत करना, संसद सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देना, है ना। जल शक्ति मंत्रालय से पूछा जाएगा कि आज स्थिति क्या है देश में वाटर की, तो बताइए, तो उनको बताना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में यह क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट है आपका कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है प्रधानमंत्री नहीं, ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट। क्लियर, तो इसमें डी आंसर है, ठीक है। अब आती है आपकी संसद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देंगे हम, ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देंगे हम। ये आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम आपसे क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे संसद के बारे में, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हमारा पठन पाठन का तरीका क्या है। देखो मैं चीजों को क्या है ज्यादा लंबी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा हूं, जान पूछ के। जानते हो क्यों?
क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, अभी आपके पास समय है, तो हम उस समय का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपके मस्तिष्क पर, ब्रेन पर बोझ भी नहीं लगे चीजें, और आपका रिवीजन भी होता रहे, आप प्रैक्टिस भी करते रहे। क्लियर? तो वो उस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी अपना फीडबैक भी दें कि अगर चीजें आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो सपोर्ट भी करते रहो, ठीक है। आपसे कुछ चीज तो हम नहीं मांगते हैं, केवल अपना प्यार बनाए रखिएगा, और प्यार कभी मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन हाँ सपोर्ट मांगने से मिलता है। आप चाहे तो कहते हैं ना, यू हेल्प मी, आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना है, यू हेल्प मी, तो यू हेल्प मी मतलब कि आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। कैसे करोगे? तो आप जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फीडबैक अपना देते रहिएगा। अच्छा लगता है तो फीडबैक दिया करें, ठीक है। जो भी आपका मतलब कि आपको लगता है कि सर इसमें और चीजें डाल दें तो और बेटर होगा, जो आपके सुझाव भी कुछ होंगे, है ना, तो आप उनको भेज सकते हैं इस कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।